दोस्तों आ गया है हमारा सेकंड वीडियो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स सीरीज़ का। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने हैं कोई भी स्टॉक सिलेक्शन से पहले जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, एक भी पॉइंट एक भी की फैक्टर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये सारे की फैक्टर्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक से एक की फैक्टर आपको ध्यान में रखना है और ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये आपको गाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपकी इनिशियल फेज़ ऑफ इन्वेस्टिंग करियर में नए आप हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही रिस्की है, उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत हैं। आप स्लोली इसमें मूव ऑन करते जाइए, स्टॉक मार्केट में आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बेस्ट स्टॉक्स टू बाई पर। आप प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुली देखिए, डिसिप्लिन के साथ इसे समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला फैक्टर जो हम देखेंगे वो है क्लॉक बैक एंड रिजर्व। तो एक कंपनी के प्रॉफिट्स में से जब एक्सपेंसेस और टैक्सेस को रिमूव करके जो नेट प्रॉफिट बचता है और वो नेट प्रॉफिट दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, एक होता है डिविडेंड और दूसरा रिजर्व्स या क्लॉक बैक्स। और डिविडेंड नेट प्रॉफिट का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और रिजर्व्स वो पार्ट होता है जो कंपनी रिटेन करती है, अपने एसेट्स में इंक्लूड कर लेती है ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से कंपनी को मैनेज कर सके, वो फंड्स को कंपनी मैनेज करने में यूज़ करे। अब ये दोनों ही पैरामीटर्स कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे। ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट्स है और ये नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड और रिजर्व स्प्लिट होंगे। ये देखिए नेट प्रॉफिट में से ये अब आप देखेंगे यहाँ पे रिजर्व्स दिख रहे हैं हमें। तो ऐसा अज्यूम करके चलिए जो कंपनी अच्छे डिविडेंड्स देती है और जिस कंपनी के अकाउंट्स में अच्छे रिजर्व्स भी है वो एक अच्छी कंपनी है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर पे जो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है कंपनी की कि ये एक एक्चुअल वैल्यू है एक शेयर की जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वो करती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें शेयर होल्डर फंड्स को कैलकुलेट करना होगा जो एक कंपनी के टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करने पे मिलता है। अब ये जो शेयर होल्डर्स फंड है इसको टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो एक कंपनी इशू करती है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें बुक वैल्यू एक शेयर की आप पता चल जाएगी। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, फिर भी एक लाजमी मायने रखता है क्योंकि इसमें जो एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू जो कंपनी कैलकुलेट करती है वो जिस एक्चुअल प्राइस पे उन्होंने खरीदे थे उस पर करती है रियल मार्केट वैल्यू से। भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर बताती है कि ये ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर अर्निंग्स पर शेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले देखना है प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि पर शेयर अर्निंग्स ऑफ ए कंपनी कितनी है, आपके एक शेयर की अर्निंग पर ईयर कितनी है। सपोज कि आपके पास एक कंपनी का 100 शेयर्स है विद ए फेस वैल्यू ऑफ 10 और उस शेयर की अर्निंग्स पर शेयर है 6 और कंपनी ने 20% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब कि आपको 2 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, रेस्ट 4 रुपीज़ जो है वो रिजर्व्स और सरप्लस में जाएगा जो कि वो कंपनी यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपके वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज़ होगी, शेयर का भाव आपका बढ़ेगा। ऐसा अमूमन माना गया है कि अगर आपके रिजर्व्स और सरप्लस जो कंपनी ने यूटिलाइज़ किए वो आपके शेयर के भाव को 20% से ऊपर इंक्रीज़ करते हैं तो एक बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है शेयर और शेयर होल्डर के लिए। अब चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पहले तो प्राइस ऑफ द शेयर को डिवाइड करेंगे अर्निंग्स उसकी पर शेयर से। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपको एक पर्टिकुलर अर्निंग के लिए कितना पैसा डालना पड़ेगा एक शेयर में। जैसे कि पी ऑफ ए शेयर है 2 तो मतलब कि उसका शेयर का भाव उसके अर्निंग्स के 2 टाइम्स है। मतलब अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो 2 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो जितना पी कम होगा उतना अच्छा रहता है एक शेयर के लिए, क्योंकि जितना पी कम होगा उतना हमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा और हमारा रोटेशन उतना ज़्यादा घूमेगा जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और हमारा पर्टिकुलर शेयर में रिस्क भी इन्वॉल्व कम होगा। अब आता है पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिविडेंड एंड यील्ड, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो कंपनी की अर्निंग्स होती है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में अमुक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो होती है डिविडेंड। अब
कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए नहीं करते लेकिन डिविडेंड्स के लिए करते हैं कि हमें भाई भाव नहीं बढ़ा तो चलेगा लेकिन हमें डिविडेंड मिल जाना चाहिए। और वो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई डिविडेंड देती है, लेकिन ये कंपनियाँ अच्छी नहीं होती क्योंकि ये अपना जितना भी अर्निंग्स होती है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और आगे फ्यूचर के लिए अपने रिजर्व्स में कुछ ऐड नहीं करती, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, कैपिटल और शेयर का भाव नहीं बढ़ता है। तो हमें ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना ही नहीं है जो कंपनी के बेटर फ्यूचर के लिए डिसीजंस नहीं लेती हो, और ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके हमें अपना पैसा मतलब जाम करना ही है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें पक्का ध्यान रखना है किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड ओके हो। अब 6th और 7th इम्पोर्टेंट फैक्टर है ROCE और RONW, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अब एक कंपनी की एफिशिएंसी हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कैसी परफॉर्म कर रही है, तो हम वही देखेंगे कि वो अपने कैपिटल को कैसे यूज़ करती है, अपने कैपिटल से कैसे प्रॉफिट्स बनाती है। और जो कंपनी अपने खुद के कैपिटल और बोरोड किए हुए कैपिटल्स को अच्छे से यूज़ करके उसमें से अच्छा प्रॉफिट्स बनाती है, मतलब कि कम कैपिटल एम्प्लॉय करके ज़्यादा प्रॉफिट्स निकाले, वो कंपनी एक अच्छी कंपनी कहलाती है। तो ROCE क्या है? ROCE यही है कि जितना कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं उसके सामने हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये है ROCE। और RONW क्या है? RONW मतलब कि जितना हमारा नेटवर्थ है उसके सामने हमें कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है, कि हमारे टोटल एसेट्स के सामने हम ईयरली कितना पैसा कमा रहे हैं, यही RONW। लेकिन RONW से भी ज़्यादा ROCE इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें पता लगाता है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट एक कंपनी के कितने हैं और उस कंपनी की एफिशिएंसी कैपिटल्स को यूज़ करने की कितनी है। लेकिन हमें तो ये दोनों ही फैक्टर्स पे अच्छी नज़र रखनी है क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एक कंपनी की वैल्यू पता लगाने के लिए। ये दोनों ही इंडिकेटर्स आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि यार कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है उसमें ये आपको इसे देखने को मिल जाएगा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। 8th और इम्पोर्टेंट फैक्टर है PEG रेशियो। PEG रेशियो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो आपको इंडिकेट करती है कि पर्टिकुलर ट्रेड प्राइस शेयर का ओवर प्राइस है, फुल्ली प्राइस है या अंडर प्राइस है। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू आपको हेल्प करती है कि हमें एक पर्टिकुलर प्राइस पे शेयर को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए। तो एक वाइडली यूज इंडिकेटर के हिसाब से अगर 0.5 की इंट्रिंसिक वैल्यू है तो हमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और ये अगर वैल्यू 1.5 या 2 होती है तो बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको एक स्टॉक को चूज़ करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान में रखना होता है इन्वेस्टमेंट से पहले। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप सीरीज वाइज देखिए तो आपको अंडरस्टैंड करने में और भी इजी हो जाएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए ऊपर के आई बटन को हिट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।